पहला डीएसएम आया 1952 में और इसमें 106 मेंटल डिसऑर्डर्स थे। ये काफी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस था बाय साइको एनालिटिक थ्योरी, और साइको एनालिटिक थ्योरी है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, जो काफी हैवी एम्फेसिस डालती है अनकॉन्शियस माइंड पर। डिसऑर्डर्स को ऐसे व्यू करते थे एज अ रिएक्शन टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, तो इसलिए टर्मिनोलॉजी भी ऐसे यूज होती थी जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिक रिएक्शन या डिप्रेसिव रिएक्शन। जब भी कोई चीज पहली बार बनाई जाती है तो परफेक्ट होती नहीं है, तो वो उसमें फिर बाद में मॉडिफिकेशंस लाए गए। डीएसएम 1 में प्रॉब्लम क्या क्या थी, काफी वेग डिस्क्रिप्शंस थे और काफी हेविली इन्फ्लुएंस था ये साइको एनालिटिक थ्योरी से। डायग्नोस्टिक रिलायबिलिटी कम थी और काफी थ्योरी डिपेंडेंट भी था। फिर आया डीएसएम 2 1968 में। इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए, सबसे पहले डिसऑर्डर्स में वो बढ़ा के 182 कर दिए गए। साइको एनालिटिक इन्फ्लुएंस अभी भी था। फिर 1987 में आया डीएसएम 3। अब 1970s में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया। 1970s में एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम था रोजनहैन एक्सपेरिमेंट, थी बाय स्टैनफोर्ड प्रोफेसर डेविड रोजनहैन। तो इसे उन्होंने पब्लिश करा था साइंस जर्नल में अंडर द टाइटल ऑन बीइंग सेन इन इनसेन प्लेसेस। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि उन्होंने क्या करे थे, 8 स्यूडो पेशेंट इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, प्रिटेंड करना है कि जैसे आपको आवाजें सुनाई देती हैं, और फिर देखते हैं कि वो आपको डायग्नोज करते हैं कि नहीं। Between 1969 and 1972, a group of colleagues and I gained admission to psychiatric hospitals by simulating, by faking a single symptom, which was that we said that we heard voices, and the voices said empty, dull, thud. सबको किसी सीरियस इलनेस से, मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया से मिसडायग्नोज कर लिया गया क्योंकि वो तो हेल्दी इंडिविजुअल्स थे। Admitted with the diagnosis in the main of paranoid schizophrenia, तो उनको डायग्नोज कर लिया गया और उसके बाद फिर उन्हें बोला गया कि जब आपको एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाएगा तब आपको वो बोल देना है कि नहीं, अब मुझे आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं, अब लगता है कि मैं हेल्दी हो गया हूँ, मुझे सब ठीक लग रहा है। the moment we were admitted to the hospital, we abandoned our symptom and we behaved the way we usually behave. The question was, would anyone detect that we were sane? The answer was no. No one ever did. बट स्टिल ये जानते हुए, ये उनके बताने के बाद भी उन्हें वहां से हटाया नहीं गया, और उन्हें लगभग उनका जो स्टे है वहां हॉस्पिटल में वो 7 से 52 डेज तक वेरी करता है। स्टडी में जो की फाइंडिंग्स थी वो थी, पहला, इस लेबलिंग का क्या इम्पैक्ट रहता है। रोजनहैन ने आर्ग्यू करा कि साइकियाट्रिक जो लेबल्स है ना वो स्टिक रह जाते हैं। जैसे फिर क्या होता है कि अगर कोई इंसान कोई नॉर्मल भी काम कर रहा है तो वो उसकी इलनेस के सिम्टम की तरह देखा जाता है। जैसे अगर कोई नोट बना रहा है, कोई जर्नल लिख रहा है, तो वो उसके इलनेस का सिम्टम की तरह उसको देखा जाता है। दूसरा है डीह्यूमनाइजेशन। स्यूडो पेशेंट ने रिपोर्ट करा कि वहां पर उन्हें इग्नोर करा जाता था। देयर वाज अ लैक ऑफ प्राइवेसी आल्सो। The term we use to describe the experience is dehumanized. Nobody talks to you. Nobody has any contact with you. The average contact of patients with staff was about 6.5 minutes a day. Nobody comes to visit. प्लस उनको जब रिहा करा भी गया हॉस्पिटल से तो इस ये बोल स्किज़ोफ्रेनिया इन रेमिशन, ऐसा भी नहीं है कि खत्म हो गया है, बस बोल दिया है कि अभी ये शांत है। We were discharged with the diagnosis of paranoid schizophrenia in remission. Now, in remission doesn't mean quite the same thing as sane. इंटरेस्टिंगली काफी रियल पेशेंट ने सस्पेक्ट कर लिया था कि ये हमें ना हमारे जैसे नहीं लग रहे हैं, लग नहीं रहा है कि वो जिस स्किज़ोफ्रेनिया या जिस बीमारी से डायग्नोज्ड हैं वो उनके सिम्टम शो कर रहे हैं। जो इस प्रॉब्लम को एक्सपोज करता है कि साइकाइट्रिक डायग्नोसिस जो है वो अनरिलायबल थी, उन पे यकीन नहीं करा जा सकता है, क्योंकि जो अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल को भी किसी बीमारी से डायग्नोज कर दे रहे हैं तो आपका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो सही नहीं है ना। फिर आया 1980 में डीएसएम 3 जिसने सारी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और इन सब चीजों को बदल कर रख दिया। हर एक डिसऑर्डर के लिए एक स्पेसिफिक सिम्टम की लिस्ट दी गई। दूसरा, सिम्टम बेस्ड क्लासिफिकेशन, थ्योरेटिकल नहीं था, थोड़ा सिम्टम बेस्ड था। और तीसरा है इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी। अब जो है वो क्लिनिशियंस जो है वो चाहे इस कंट्री में करे या कहीं और पर करे, वो सेम डायग्नोसिस पर पहुंच सकते। इसके अलावा मल्टी एक्सियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। मल्टी एक्सियल सिस्टम में 5 एक्सेस थे, जिसमें 5 एक्सेस हो गए। पहला एक्सेस क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, दूसरा एक्सेस पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तीसरा मेडिकल रीजन, चौथा साइकोसोशल स्ट्रेसर्स, और पांचवा ग्लोबल फंक्शनिंग। तो ये बन गया फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइकाइट्रिक डायग्नोसिस। 1987 में आया
DSM-3R मतलब रिवाइज्ड वर्जन आया। उसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो और डिटेल्ड और स्पेसिफिक हो गई। इसमें डेफिनेशंस जो है उनको क्लैरिफाई कर दिया गया और रिलायबिलिटी भी इंप्रूव हो गई। फिर 1994 में आया DSM-4 जिसको डेवलप किया था यूजिंग लार्ज इंटरनेशनल रिसर्च। इसमें भी मल्टी एक्सियल सिस्टम था और इसने इंक्रीज कर दिया था एम्पिरिकल रिसर्च सपोर्ट। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि DSM-5 जो है वो एक मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोज करने का स्टैटिस्टिकल मैनुअल है जो हमें बताता है कि कैसे किसी मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए उन्हें डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, ये अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने बनाया था और इसका लेटेस्ट अपडेट है DSM-5। तो DSM के बारे में हम समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे ICD के बारे में। ICD इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी ICD-11 चल रहा है। इसके अंदर सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर नहीं बाकी सारे डिजीजेस डिसऑर्डर सब आ जाते हैं। ICD एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो अलग अलग हेल्थ कंडीशंस, डिजीजेस और मेंटल डिसऑर्डर्स और बाकी डिसऑर्डर्स को भी क्लासिफाई करता है कि अच्छा अगर ये चीजें हैं तो ये वाला डिसऑर्डर होगा। हर डिजीज या डिसऑर्डर को ICD-11 में एक यूनिक कोड गिवन है कि अगर आपको ये डिजीज के बारे में जानना है तो इसका ये कोड होगा। तो ये कोड जो है वो अलाउ करते हैं डॉक्टर और गवर्नमेंट को कि वो डिजीजेस को वर्ल्ड वाइड ट्रैक कर सके और ये आपको स्टेटिस्टिक्स में हेल्प करता है जैसे कि कौन सी बीमारी कितनी ज्यादा हो रही है दुनिया में, ये सब चीजें। The International Classification of Diseases, or ICD, it's a list of thousands of codes representing diseases, injuries, incidents, and more. It's used by health professionals in more than 150 countries. As our knowledge of diseases and conditions changes, so does ICD. इसका पहला वर्जन आया था 1853 में ड्यूरिंग द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल कांग्रेस। इसका पर्पस था कि वो जान सके कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेथ फॉर पब्लिक हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। इसे डेवलप करा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। मगर हम देखते हैं कि कैसे ये इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। अर्ली ओरिजिन्स में अगर हम देखें तो 1800 में बिल ऑफ मोर्टालिटी था जो ये ट्रैक करता था कि लोगों की डेथ जो है, लोगों का कॉज ऑफ डेथ क्या है। फिर 1837 में विलियम फार जो कि फर्स्ट स्टेटिस्टिशियन थे इंग्लैंड के, उन्होंने डेवलप करा फर्स्ट इंटरनेशनली एप्लीकेबल क्लासिफिकेशन टू स्टैंडर्डाइज कॉज ऑफ डेथ। इसके बाद बर्टिलियन क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम आया। तो जैकस बर्टिलियन थे जिन्होंने डेवलप करा बर्टिलियन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ और बाद में वही फाउंडेशन बना फॉर ICD-1। फिर ICD-1 आया, उसके बाद फिर उसमें और मॉडिफिकेशन और डेवलपमेंट के बाद एक मेजर डेवलपमेंट आया ICD-6 में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली 1948 में। तो बिफोर ICD-6 मैनुअल जो है वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव था अ लिस्ट ऑफ कॉज ऑफ डेथ कि लोग क्यों मर रहे हैं। इस बार मैनुअल में मॉर्बिडिटी भी इंक्लूडेड थी अलोंग विद मोर्टालिटी। अब समझते हैं मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी में क्या फर्क है। तो मोर्टालिटी डेटा होता है डेथ का डेटा टू ट्रैक लोग क्यों मर रहे हैं, एक पॉपुलेशन के लोग क्यों मर रहे हैं। इसका जो सोर्स होता है वो यूजुअली डेथ सर्टिफिकेट होता है कि हाँ ये इंसान जो है वो इस बीमारी की वजह से मरा है। और अगर मान लेते हैं कि एक सिटी देखता है कि यहाँ पर मोर्टालिटी जो है वो स्पाइक कर रही है हार्ट डिजीज की वजह से, तो वहाँ पर मोर कार्डियोलॉजी क्लिनिक को फंड किया जाएगा और पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स भी रन करे जाएंगे कि बहुत सारे लोग इस बीमारी से मर रहे हैं तो लोग अवेयर रहें उन चीज़ों को लेकर। दूसरा होता है मॉर्बिडिटी। तो मॉर्बिडिटी होता है कि वो ट्रैक करें डिजीजेस, इंजरीज एंड सिम्टम्स जो लिविंग पेशेंट में है, जो अभी जिंदा है। इसका जो सोर्स होता है वो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, डॉक्टर विजिट्स और इंश्योरेंस क्लेम्स से हमें पता चलता है कि लोग किस बीमारी से सफर करके अभी भी जी रहे हैं। ये ट्रैक करता है कि हाउ मेनी पीपल हैव डायबिटीज या फिर कितने लोगों के पैर टूटे हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि हॉस्पिटल्स ये डिसाइड कर पाते हैं कि उनको कितने बेड्स की जरूरत है या फिर उनको कौन सी दवाइयों का स्टॉक रखना जरूरी है। अब आप गैप देख सकते हैं बिटवीन पीपल गेटिंग अ डिजीज मतलब मॉर्बिडिटी एंड पीपल डाइंग फ्रॉम इट मतलब मोर्टालिटी। इससे एक एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस होने लगा और जैसे जैसे आप ट्रैक कर सकते हैं फ्लू आउटब्रेक इन रियल टाइम एज पीपल गेट सिक रादर देन वेटिंग कि लोग मरें और तब हम रियलाइज कर सकें कि ये एक प्रॉब्लम है। फिर ICD-11 का जो काम है वो 2007 में ही स्टार्ट हुआ था। इस बार उन्होंने सोचा कि हमें एड्रेस करना चाहिए ये जो पेपर सिस्टम है, इसकी एक लिमिटेशन है ना, अब सारी दुनिया जहाँ डिजिटल हो रही है तो इन चीज़ों को भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डॉक्टर्स यूज करेंगे तो इसको उन्होंने डिजिटल बनाने की कोशिश करी। Unlike previous versions, ICD-11 is fully electronic. It's much easier to implement and allows more detail to be recorded. All of this will make ICD much more accessible, particularly for low and middle income countries. The easier ICD is to use, the better it is for health systems everywhere. फिर उन्होंने 2011-12 में इसके अल्फा एंड बीटा वर्जन रिलीज करे टेस्टिंग के लिए। जून 2018 में एक स्टेबल वर्जन रिलीज हुआ था फॉर मेंबर स्टेट प्लानिंग
एंड मई 2019 में ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया था बाय द 72nd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और जनवरी 1, 2022 में ऑफिशियली ये ग्लोबली इफेक्ट में आ गया था। ICD-11 और DSM-5 में फर्क क्या है? DSM-5 जो है वो डेवलप करा था अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने, ICD-11 जो है वो डेवलप करा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। DSM-5 में हम सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ICD-11 में मेंटल डिसऑर्डर के साथ साथ बाकी सारे जो दुनिया भर में डिजीजेस और इन्फेक्शंस और मेडिकल कंडीशंस हैं वो सबके बारे में बात होती है। DSM-5 का जो यूज है वो साइकाइट्री और रिसर्च में होता है, ICD-11 का पूरे ग्लोबल हेल्थ सिस्टम में। DSM-5 का मोस्टली जो इंक्लिनेशन है वो यूएस की तरफ है, वहीं ICD-11 जो है वो उसमें वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया कि DSM-5 और ICD-11 क्या होता है, क्योंकि जब भी हम कोई डिसऑर्डर पढ़ते हैं तो उसमें हम DSM-5 क्राइटेरिया के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ रहे हैं तो उसमें हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ते हैं जो DSM में लिखे होते हैं, है ना। तो बार बार जब ये DSM लिखा आता है तो फिर हमें समझ नहीं आता कि ये क्या है, तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि DSM और ICD में फर्क क्या है और क्यों हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर हमें समझ आ गया कि DSM-5 और ICD-11 में क्या फर्क है।